जिंदगी इम्तिहान लेती है। आखिर क्यों? सरोजनी जी को बनना पड़ा कठोर। सरोजनी जी के नौकरी करने पर समाज क्यों बन रहा था बाधक? क्यों करना पड़ा एक माँ को कठिन संघर्ष? आखिर इतनी बाधाओं के बाद भी अपने बेटे को कैसे बनाया उच्चाधिकारी? तो जानने के लिए सुने एक परिवार के संघर्ष की कहानी। नमस्कार मित्रों, ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना श्रीवास्तव आज आप सबके समक्ष एक दिल के भीतर छुपी मानवता को उजागर करने वाली कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी यह कहानी अवश्य पसंद आएगी। आज की कहानी का शीर्षक है जिंदगी इम्तिहान लेती है। सरोजनी जी तथा नितेश जी अपने माता पिता, एक बेटी तथा 4 बेटों के साथ बड़े ही खुशी के साथ समय व्यतीत कर रहे थे। नितेश जी एक सरकारी नौकरी में कार्यरत एक जिम्मेदार व्यक्ति थे। वे अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से संभाले हुए थे। जब उनका विवाह हुआ तो उनकी उम्र मात्र 19 वर्ष और उनकी पत्नी जिनका नाम सरोजनी था, सरोजनी जी की उम्र मात्र 15 वर्ष ही थी। उन दिनों माता पिता अपने बच्चों का विवाह जल्दी ही कर दिया करते थे। नितेश जी और सरोजनी जी दोनों एक दूसरे को पाकर अत्यंत ही खुश थे। धीरे धीरे सरोजनी जी पर घर को संभालने की पूरी जिम्मेदारी आ गई। धीरे धीरे समय बीत रहा था। इसी बीच सरोजनी जी देखते ही देखते 5 बच्चों की माँ भी बन गई। एक दिन अचानक उनके ससुर जी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। उन्हें आनन फानन में अस्पताल लेकर जाया गया, परंतु इलाज के दौरान जो खबर उन्हें दी गई उसे सुनकर मानो सभी सन्न रह गए। जब डॉक्टर ने यह बताया कि आपके पिता राम प्रसाद जी को कैंसर हो गया है, यह सुनते ही नितेश जी व उनका पूरा परिवार परेशान हो गया। उनके छोटे भाई सितेश जी, जो कि उसी शहर में कार्यरत थे, उन्हें भी बताया गया। अब तो पूरे घर में जैसे मातम सा छा गया। किसी तरह से उनका इलाज शुरू करवाया गया, परंतु कैंसर पेट के भीतर ही भीतर इतना फैल चुका था कि उनका बचना संभव नहीं था। नितेश जी की सारी कमाई तो उनके पिताजी के इलाज में ही खर्च होता जा रहा था। घर की माली हालत भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। जैसे तैसे सरोजनी जी अपने घर को चला रही थी। एक दिन उन्होंने अपने पति को यह सलाह दी कि क्यों ना थोड़ी मदद अपने भाई सितेश से ही मांग ली जाए। आखिर ससुर जी उनके भी तो पिता हैं। बहुत सोच विचार करने पर नितेश ने अपने भाई को अपनी समस्या बताई। सितेश ने कहा, भाई, हमारे पास तो इलाज करवाने के पैसे नहीं हैं। जबकि सितेश की नौकरी अपने भाई से भी ज़्यादा अच्छी थी। यदि वह चाहता तो अपने पिता का इलाज आराम से करवा सकता था, परंतु वह बहुत ही चालाक प्रकृति का व्यक्ति था। उसे पता था कि पिताजी का बचना तो संभव नहीं है, तो इलाज करवाने से कोई फ़ायदा नहीं है। व्यर्थ ही अपने धन को क्यों बर्बाद करना। वैसे भी बाबूजी की उम्र तो हो ही चुकी है और जीवित रहकर भी उन्हें क्या ही करना है। उन्होंने देख तो ली पूरी दुनिया, अब क्या करना है। वह यह सब सोचते सोचते न जाने कहाँ खो गया। नितेश के बुलाने पर भी वह नहीं बोला। जब नितेश ने उसको हिलाया तब ऐसा लगा कि जैसे वह स्वप्न से बाहर आ गया हो। नितेश ने कहा, अरे भाई, कहाँ खो गए हो? तो सितेश झूठ बोलते हुए बोला, भाई, पैसों का इंतजाम कहाँ से करूं?
वही सोच रहा था। चलो, मैं कल तक आपको बताता हूँ। नितेश उदास मन से अपने घर वापस आ गया। सरोजिनी ने पूछा, क्या हुआ? कुछ काम बना क्या? तब नितेश ने सरोजिनी जी से बताया कि उसने कहा है कि नहीं, वह कल तक बताएगा। इधर बाबूजी, माताजी दोनों ही बहुत चिंतित थे कि आखिर मेरा बेटा कैसे सब कुछ कर पाएगा। घर में जमीन जायदाद तो बहुत था, परंतु कोई भी बेचने को तैयार नहीं था। एक दिन ऐसा आया कि बाबूजी जो रात को सोए तो सुबह उठे ही नहीं। अब उनकी अंतिम क्रिया कर दी गई। सभी मेहमान अपने घर वापस जा चुके थे। इधर नितेश पूरी तरह कर्ज में डूब चुका था। उसके ऊपर अपने 5 बच्चों, माँ तथा पत्नी की भी जिम्मेदारी थी। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर इन सब से कैसे निपटा जाए। अभी पिताजी की मृत्यु को ज़्यादा समय नहीं हुआ था कि उनके बड़े बेटे को मस्तिष्क ज्वर हो गया। इलाज के दौरान ही उसका शरीर शांत हो गया। घर पर भारी मुसीबत आ गई। सरोजिनी जी के साथ साथ सभी घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। सरोजिनी जी अब बिल्कुल चुप चुप रहने लगी तथा नितेश जी भी बेटे के गम में अंदर ही अंदर घुले जा रहे थे। एक दिन पता चला कि नितेश जी को टीबी हो गया है। सरोजिनी जी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ईश्वर ने उसके जीवन में न जाने कितने कष्ट लिखे हैं। बेटे की मृत्यु के 1 साल के बाद ही नितेश जी की भी मृत्यु हो गई। सरोजिनी जी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही गिर पड़ा। उनकी हालत तो बिल्कुल पागलों वाली हो गई। अभी भी उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी और ना ही वे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। अब वे सबकी जिम्मेदारियां कैसे उठाएंगी, यही सोच सोच कर वे बहुत चिंतित रहा करती थी। फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत एकत्रित करके अपने बच्चों के खातिर कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए खड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे एक शेरनी अपने बच्चों के लिए खड़ी हो गई हो। उसे अपने मायके पक्ष से और ना ही ससुराल पक्ष से कोई सहायता मिली। यहाँ तक कि जब सासू माँ ने देखा कि यहाँ तो रहकर कोई फायदा नहीं है, इन्हें तो खाने के भी लाले पड़ गए हैं, उसी बीच उनका छोटा बेटा सितेश माँ से मिलने के लिए आया। वह माँ को बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर चला गया और जितनी भी जमीन जायदाद थी वह सब कुछ माँ को बहलाकर उनके हस्ताक्षर करवाकर अपने ही नाम करवा लिया। इस बात की खबर सरोजिनी जी को नहीं थी। एक दिन सरोजिनी जी अपने पति के कार्यालय मदद मांगने के लिए पहुंची तो उनके ज़्यादा पढ़े लिखे न होने के कारण उन्हें उनके पति के आधार पर चपरासी की नौकरी दे दी गई। 1 साल के उपरांत ही सरोजिनी जी की सास प्रभा जी भी इस दुनिया से विदा हो गई। सरोजिनी जी के बच्चे अभी बहुत छोटे छोटे थे। अब उनके पास 4 बच्चे थे। पहली बेटी शुभी जो 12 वर्ष की थी, दूसरा बेटा अनुज 10 साल का, तीसरा बेटा मनु 8 साल का तथा चौथा बेटा मयूर 5 साल का। घर के हालात ठीक नहीं थे, इसलिए सरोजिनी जी एक दिन अपने देवर सितेश के घर कुछ मदद मांगने के लिए गई, पर उन्होंने उन्हें 100 रुपये देते हुए कहा कि मेरे पास तो बस यही है, इससे ज़्यादा मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। सरोजिनी जी ने कहा कि बच्चों के स्कूल की फीस भरनी है और राशन भी लाना है। कुछ और मदद कर देते तो आपका बहुत उपकार होता। सितेश ने कहा कि बच्चों को पढ़ाकर क्या करेंगी, बंद करिए स्कूल भेजना। और हाँ, एक बात और कहनी थी कि मेरे घर की औरतें घर से बाहर नहीं निकलती हैं। मेरा भाई क्या मरा, आप तो बिल्कुल आज़ाद ही हो गई हैं। कल से नौकरी वोकरी पर जाने की ज़रूरत नहीं है।
चुपचाप घर में बैठिए। सारे मोहल्ले में हमारा मजाक बनवा कर रख दिया है आपने। यह सब सुनकर सरोजनी जी को बहुत बुरा लगा, तो उन्होंने कहा, देवर जी, मैं कोई अपने शौक के लिए या घूमने के लिए बाहर नहीं जाती। नौकरी करने के लिए जाती हूँ, जिससे कि अपने घर की दाल रोटी चला सकूँ, बच्चों को पढ़ा सकूँ। आपको तो पता ही है, अनुज और सुभी पढ़ाई में कितने अच्छे हैं। अगर मैं नहीं कमाऊँगी तो घर कैसे चला पाऊँगी? आप ही बताइए। सितेश ने कहा, भाभी, मुझे कुछ नहीं पता, बस आप नहीं जाएंगी तो नहीं जाएंगी। जो मैंने कह दिया सो कह दिया, बस। सरोजिनी जी उदास होकर घर आकर सोचने लगी, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं। बच्चों की भी चिंता सता रही थी, क्योंकि वे घर में अकेले ही रहते हैं। बेटी की भी बहुत चिंता लगी रहती थी कि कहीं मेरे न रहने पर उसके साथ कोई कुछ गलत न कर दे। अंततः डरते डरते ही सही, अब सरोजनी जी नौकरी करने तथा अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का निर्णय करती हैं, क्योंकि जीवन बड़ा है और मेरे बच्चे अभी काफ़ी छोटे हैं। कब तक किसी के सामने हाथ फैलाऊंगी? अब मुझे ही मजबूत बनना होगा, कुछ करना होगा, आगे बढ़ना ही होगा, नहीं तो मेरे साथ साथ मेरे बच्चों का जीवन भी नरक बन जाएगा। यह सोचकर सरोजनी जी अपने मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं और चिंताओं को पार करते हुए आगे बढ़ चली, कभी न रुकने के लिए। नौकरी करने से जो भी तनख्वाह मिलती वह घर खर्च में पूरा नहीं पड़ता। सरोजनी जी रात रात जगकर लोगों के कपड़े तक सिला करती। उनकी बेटी शुभी और अनुज उनके संघर्षों से भली भांति परिचित थे। वे उनकी बहुत मदद किया करते थे। एक दिन उनके देवर फिर घर पर आए और नौकरी छोड़ने के लिए कहने लगे, तो सरोजनी जी ने कहा कि ऐसा करें कि कुछ ज़मीन बेच देते हैं और उससे जो पैसे मिलेंगे उसी से मैं कुछ काम शुरू कर देती हूँ और नौकरी छोड़ देती हूँ। ज़मीन बेचने की बात सुनकर उनके देवर वहाँ से चुपचाप चले गए और फिर कभी नौकरी छोड़ने की बात उन्होंने अपनी भाभी से नहीं की, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें अपने पोल खुल जाने का डर जो सता रहा था। सरोजनी जी के पति तहसील में कार्यरत थे, इसी कारण उन्हें वहीं पर नौकरी मिली थी। वे अधिकारियों के पास फाइल पहुंचाने का कार्य करती थी। एक दिन किसी तरह उन्हें पता चल गया कि उनके ससुर की सारी जायदाद तो उनके देवर के नाम पर उनकी सास ने कर दी है। यह जानकर उन्हें बहुत कष्ट हुआ, परंतु अब तो बहुत देर हो चुकी थी। अब कुछ किया भी तो नहीं जा सकता था। देवर से पूछने पर वे एक अजीब सी मुस्कान लिए अनजान बन रहे थे। दोनों में बहुत बहस हुई। बातों ही बातों में उनके देवर ने कहा, अब कहाँ से पढ़ाओगी बच्चों को? वे कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारी तरह ही वे चपरासी बनेंगे, चपरासी। यह बात सरोजनी जी को बहुत बुरी लगती है और उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षित बनाने का दृढ़ संकल्प मन ही मन ले लेती हैं। अपनी बेटी को 12वीं कराने के बाद एक सरकारी वकील के साथ बेटी का ब्याह कर देती हैं। दामाद काफ़ी अच्छे स्वभाव के थे, जिस कारण उन्होंने सुभी को ग्रेजुएट करवाया और अब सरोजनी जी का पूरा ध्यान अपने बेटे अनुज पर टिक जाता है। जैसे तैसे करके उसे पढ़ाती हैं और अनुज भी पढ़ाई के अलावा अन्य किसी गतिविधियों पर ध्यान नहीं देता है। पुराने पेपर पड़ोसियों से मांग मांग कर पढ़ता है और मन ही मन यूपीएससी पास करने का अपना लक्ष्य बना लेता है। इसी बीच एक और बड़ी घटना ने सरोजनी जी की कमर तोड़कर रख देती है। उनका सबसे छोटा बेटा मयूर
जो अब पूरे 20 वर्ष का हो गया था। बाजार से लौटते हुए एक सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है। सरोजनी जी का जवान बेटा मयूर, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस घटना ने तो सभी के हृदय को चीर कर रख दिया। परंतु कहते हैं ना कि हर सफलता परीक्षा लेती है। फिर से हिम्मत जुटाकर सरोजनी जी खड़ी होती हैं और अपने बेटे अनुज को उसके लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने की प्रेरणा देती हैं। और तीसरा बेटा मनु भी इस काम में अपनी माँ और भाई का साथ निभाता है। मित्रों, सच्चे और अच्छे मन से की गई मेहनत कभी विफल नहीं होती। अंततः सभी की मेहनत रंग लाई और अनुज एक पीसीएस अधिकारी के रूप में चयनित हुए। पूरे घर में खुशी का माहौल बन गया। सरोजनी जी और उनके तीनों बच्चे गले लगकर रोने लगे। जो लोग कभी उनको देखना तक पसंद नहीं करते थे, अब वही उनके सगों से बढ़कर होने का दिखावा कर रहे थे। अब सरोजनी जी के बच्चे बड़े हो गए, सभी की शादी हो गई, बच्चे हो गए और बेटा अनुज भी कामयाबी की मंजिल तय करते करते सीडीओ के पद पर आसीन होकर जनता की सेवा में लग गए। अब घर में चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं। पर इन सब ने सरोजनी जी के मन को बहुत कठोर बना दिया। इतने संघर्षों के बाद एक नया उजाला प्राप्त हुआ। मित्रों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, क्योंकि जिंदगी इम्तिहान लेती है। क्या सीतेश जी ने अपनी भाभी और बच्चों के साथ जो कुछ किया वह ठीक था? सरोजनी जी के द्वारा किए गए संघर्षों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या सरोजनी जी की सास ने उनके साथ उचित किया? मित्रों, यदि आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना घटी हो तो लिखकर अवश्य भेजिए। चुनी गई घटनाओं को कहानी के रूप में परिवर्तित करके मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और यह भी बताएं कि आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, कठिन प्रयासों के द्वारा ये कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत की जाती है, तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य किया करें, जिससे कि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे, जिसे सुनकर आप सबसे पहले आनंद ले सकें। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहकर मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मेरे द्वारा यह कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, यदि आप सब यह चाहते हैं कि मैं अपनी कहानी के अंत में आप सबका नाम पुकारूं, तो कमेंट्स में अपना और अपनी जगह, यानी जिस जगह पर आप रहते हैं उस जगह का नाम अवश्य लिखें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद। बाय बाय मित्रों। लाइक शेयर ज़रूर करें, भूलिएगा नहीं।